यस फ्रेंड, अगर एक का जैसे ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, दूसरा बफेलो यानी में जब तक, तो यहाँ पे 0 पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि ये इसकी बेटर एनिमी होती है। अब मैं सबको बताता हूँ, स्वाति नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र ये बफेलो योनी में आते हैं। इसका बेटर एनिमी दूसरी आ गई, बेटर एनिमी बफेलो योनी, और इस कहते हैं भैंस की योनी। तो उसको स्वाति नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र इन दोनों को रखा गया बफेलो योनी में, यानी भैंस की योनी में। इन्हीं के लिए बेटर कौन होगा? अश्विनी, जो पहले नक्षत्र दोनों अश्विनी और शतविश नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, इन दोनों को रखा गया है अश्विनी में। और बफेलो योनी कौन सी होगी? स्वाति नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र, जो कि दोनों देवगण होते हैं, स्वाति और हस्ता, इन दोनों को रखा गया बफेलो योनी में। ये ठीक है, एक दूसरे के बेटर एनिमी हो गए। अब ये दोनों बेटर होंगे तो 4 में से 0 पॉइंट, योनी 4 में से 0 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन अगर सेम है तो 4 में से 4 पॉइंट मिल जाते हैं। अब आते हैं दूसरी योनी, तीसरा नंबर। तीसरा है धनिष्ठा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद, इनको रखा गया है किसमें? लॉइन योनी, यानी सिंह योनी में। सिंह योनी में, और इसका भी बेटर एनिमी कौन होता है? एलिफेंट, यानी गज योनी। गज योनी को किसमें रखा गया? गज योनी अगली वाली भरणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, भरणी और रेवती नक्षत्र, ये दोनों रखा गया है एलिफेंट योनी, यानी गज योनी। गज योनी के लिए लॉयन होगा, यानी सिंह योनी होगी, वो बेटर एनिमी होती है। इन दोनों में 0 पॉइंट मिल जाएगा। देन पुष्य नक्षत्र, 5वां नंबर, पुष्य नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, इनको रखा गया है रैम। रैम माने होता है मैडा, मैडा योनी। मैडा जो होता है रैम माने मैडा। ही फिश, ही शीप बोल देते हैं, ही शीप। शीप माने वैसे भेड़ होती है, ठीक है ना। रैम माने होता है, तो ही रैम कह सकते हैं आप। रैम माने मैडा होता है, तो रैम योनि में रखा गया। इसका बेटर एनिमी कौन होता है? मंकी, यानी वानर योनि। तो वानर योनि के लिए रैम यानी मैडा योनि, ये एक दूसरे की अपोजिट होते हैं, एनिमिकल होते हैं। अब मंकी योनि में किसको रखा गया? श्रवण नक्षत्र को, जो 21वां नक्षत्र है वो, और पूर्व आषाढ़, अगला नक्षत्र नेक्स्ट, पूर्व आषाढ़ और श्रवण नक्षत्र, इन दोनों को रखा गया मंकी योनि, यानी वानर योनि में। वानर योनि, इनका अगेन इनका बेटर एनिमी कौन है? रैम, जो मैंने उससे पहले बताया था। पुष्य योनि और कृतिका योनि। पुष्य योनि वो पुष्य नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र, इन दोनों को रखा गया रैम माने मैडा योनि में, ठीक है ना। मैडा जो होता है जिसे भेड़ बोलते हैं, भेड़ की योनि में रखा गया। अरे माने मैडा और भेड़ बोल देते हैं, चलिए भेड़ बोल दीजिए, तो भेड़ की योनि में रखा गया। देन श्रवण नक्षत्र हो गया, पूर्वाषाढ़ हो गया, इनको रखा गया किसमें? वानर योनि में। अब आते उत्तर आषाढ़ और अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत जो कि 22वां नक्षत्र बनाया गया अलग से, 22वां नक्षत्र यानी अभिजीत नक्षत्र, और उत्तर आषाढ़ अगला वाला, पूर्वाषाढ़ पहले आ गया, इसको रखा गया है नकुल योनि, ठीक है ना। नकुल योनि में, नकुल माने कहते हैं नेवला, नकुल योनि, नेवला योनि में। इसका बेटर एनिमी कौन? सरपेंट होता है, सांप होता है, सांप योनि और नाग योनि कह सकते हैं उसको। तो सांप योनि में कौन से रखा गया? रोहिणी नक्षत्र और मृगश्रा नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र और मृगश्रा नक्षत्र, इनको रखा गया सर्प योनि में, सरपेंट योनि। सरपेंट माने सांप योनि और नाग योनि। निकली नकुल, यानी नकुल माने नेवला हो गया। तो नकुल योनि वाले जो होते हैं, वो नकुल योनि में कौन से नक्षत्र थे? उत्तराषाढ़ और अभिजीत नक्षत्र जो कि 22 नक्षत्र था, इसको रखा गया नकुल योनि में, ठीक है ना। रोहिणी और मृगश्रा हो गया सरपेंट योनि, ये दूसरे के बेटर एनिमी होते हैं। तो आते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र, 9वां नंबर। ज्येष्ठा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र, इन्हें डियर योनि। अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र किसका है? वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और अनुराधा नक्षत्र किसका है? मोदी जी का और सरदार पटेल जी का। इनको रखा गया डियर योनि। डियर मान कहते हैं हिरण योनि, हिरण। इनका विपरीत कौन होता है, यानी एनिमी का बेटर एनिमी कौन होता है? डॉग, इसे कहते हैं क्या कहते हैं? कुत्ता योनि कह सकते हैं, या डॉग योनि कह दीजिए, तो कुत्ते की योनि होगी, ठीक है। दूसरा इसका अपोजिट कौन होता है, यानी बेटर एनिमी कौन होता है? जो डॉगोनी। डॉगोनी में कौन से नक्षत्र हैं? दो, मूल नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र। मूल नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र, इन दोनों को रखा गया डॉग योनि, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका अपोजिट, यानी बेटर एनिमी डियर हो गया, जो पहले था। ज्येष्ठा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र दोनों ही रखा गया उनको हिरण योनि में, ठीक है ना। और मृग योनि कहते हैं, मृग कह सकते हैं हिरण को, मृग योनि। और देन
पुनर्वसु और अश्लेषा नक्षत्र, जो अश्लेषा नक्षत्र इनका था 9th नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र को इसमें मार्जर योनि कैट योनि में रखा गया। अश्लेषा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु एंड अश्लेषा नक्षत्र, इन दोनों को रखा गया कैट योनि मार्जर योनि। इनका अपोजिट कौन होता है? बेटर एनिमी रैट, मूषक योनि वाला। मूषक योनि में किसको रखा गया? मघा नक्षत्र और पूर्व फागुनी नक्षत्र को, पूर्व फागुनी और मघा नक्षत्र, इनको रखा गया मूषक योनि में और रैट योनि में। अब आते हैं 13वें नंबर, विशाखा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। विशाखा चित्रा नक्षत्र दोनों ही राक्षस गण वाले हैं। टाइगर योनि में रखा गया इनको, व्याघ्र योनि, टाइगर माने व्याघ्र, व्याघ्र योनि में रखा गया। इनका अपोजिट कौन होता है? काव, बफेर, काव मतलब गाय, गाय की योनि होती है, ठीक है ना। तो गाय की योनि में किसको रखा गया? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को और उत्तर फागुनी को, दोनों उत्तर उत्तर वाले, उत्तर फागुनी उत्तर भाद्रपद। 14वीं योनि होगी। 14वीं योनि कौन सी है? गाय योनि, और ठीक है ना, गाय योनि कह सकते हैं आप उसको, गाय योनि और काव योनि, ठीक है ना। काव का अपोजिट बेटर एनिमी कौन होता है? टाइगर योनि यानी व्याघ्र योनि। व्याघ्र योनि के कौन से नक्षत्र? दोनों राक्षस गण थे, विशाखा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, ये मनुष्य गण वाले हैं। उत्तर भाद्रपद है, उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद, ये दोनों क्या है? मनुष्य गण वाले, मनुष्य गण होता है इनका। इनको रखा गया काव योनि में, ठीक है ना, गाय की योनि में रखा गया। और देन और विशाखा चित्रा दोनों ही टाइगर योनि व्याघ्र योनि में रखा गया। इस तरह से योनि निकाली जाती है, और अगर सेम योनि होती है तो 4 में से 4 पॉइंट दे दी जाते हैं। अब आते हैं ग्रह मैत्री कूट क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? जिस राशि में मून चंद्रमा बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी कौन सा वो है, यानी ग्रह है, और दूसरे की जो जातक है उसका चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ, उस राशि का स्वामी कौन सा है, उसका स्वामी, और ये दोनों के स्वामी दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, यानी दुश्मन हैं, मित्र हैं, दुश्मन हैं, या मिश्रित हैं। मिश्रित मतलब न दुश्मन है न दोस्त, न दुश्मन है न मित्र है, तो दोनों उन्हें कहते हैं मिश्रित टाइप के होते हैं। तो न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर, और ठीक है ना, न्यूट्रल जेंडर में है दोनों न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल जेंडर नहीं कहते हैं, न्यूट्रल है दोनों एक दूसरे के मिश्र टाइप की होगी, उनकी ना एनिमी है ना दुश्मन है, तो ये देखा जाता है। अब यहाँ पर तो दोनों एक ही राशि पैदा हुए, दोनों का स्वामी एक ही है, अनुराधा नक्षत्र है, सॉरी राशि कौन सी है? कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा, एक दूसरे के चंद्रमा ये स्वामी है, उस राशि का जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? राशि, ग्रह राशि, ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री मतलब जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है उस राशि का जो स्वामी है, लॉर्ड है, उसकी जो स्वामी है, दोनों में मित्रता है, दोनों दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र, एनिमिकल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? ग्रह मैत्री कूट में क्या देखा जाता है? फ्रेंड न्यूट्रल, ये तो एनिमिकल, ये सब क्या होता है? चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी किसमें है, उसके हिसाब से देखा जाता है, ठीक है ना। मित्रों में तो पूरा पॉइंट मिल जाता है, यहाँ तो दोनों सेम है, इसलिए दोनों का ग्रह मैत्री कूट, यानी वो ग्रह जिस राशि का स्वामी, जिस राशि में बैठा हुआ उसका स्वामी ग्रह कौन सा है ना। अगर जहाँ नक्षत्र भी लेते हैं, नक्षत्र के दोनों के स्वामी कौन कौन से हैं वो भी हो सकते हैं, दोनों के एनिमिकल हैं, दोनों बेटर एनिमी है, क्या है वो भी देखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे राशियों का देखा जाता है, दोनों का राशि, तो 5 में से 5 ग्रह मैत्री कूट हो गया। छठवीं क्या है? गण होता है। गण क्या होते हैं? गण राक्षस गण, मनुष्य गण, देवगण। नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों को इन गणों में रखा गया है। यहाँ पर ये अश्लेषा जो रखा गया है उसको रखा गया राक्षस गण में। अब यहाँ पर हालांकि राक्षस गण, आप कहेंगे भाई ये गांधी जी और नेहरू जी का राक्षस गण पैदा हो गई, नक्षत्र की जो क्वालिटी है वो राक्षस गण की। राक्षस गण क्या होता है? केवल इनमें थोड़ी सी एंग्री ज्यादा होते हैं, यानी अपनी बात को मनवा के रहते हैं, क्रोध ज्यादा होता है इनके अंदर, बियर नहीं कर पाते। अब जैसे सरदार पटेल जी हैं, वो अनुराधा से पैदा हुआ, उनका नक्षत्र उसका गण का है वो देवगण है। तो देवगण और राक्षस गण इन दोनों को मिला दें, कभी आपस में मिलना नहीं होगा। गांधी जी और पटेल जी के बाद में बीच में आपस में काफी उग्र वार्तालाप होता था, झगड़ा होता था। उसके बारे में डॉक्टर मौलाना ने लिखा अपनी किताब में कि दोनों में झगड़ा होता वो देखा गया था, काफी बातचीत कर रहे थे, जोर जोर से बातें कर रहे थे, बात सुनाई देती थी, ठीक है ना, दरवाजे से बात, और अंदर रूम के अंदर दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो इस तरह से उनमें आपस में कभी एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है। दो आदमी जो राक्षसगण और देवगण के नक्षत्र हैं, दोनों को मिला दिया तो कभी आपस में मिलन नहीं हो सकता, मतलब आपस में झगड़ा करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, कभी उनकी
मेंटली मिलेगी नहीं, आप एक दूसरे से एक कुछ और सोचता है, दूसरा उसके अपोजिट सोचेगा, हमेशा झगड़ा होता रहता है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक श्लोक लिखा हुआ है कि दोनों अगर सेम गण के होंगे, जैसे यहाँ पर सेम गण, दोनों सेम गण है, अनुराधा जो सॉरी अश्लेषा नक्षत्र जो किसमें पैदा हुआ है, किस गण में है, राक्षस गण में। यहाँ पर ये छठवीं 6 में से 6 पॉइंट मिल गई, तो दोनों का सेम गण है, राक्षस गण मिला दिया जाए, देवगण मिला दिया जाए, मनुष्य गण मिला दिया जाए, सबसे मेड फॉर ईच अदर, बहुत अच्छे होते हैं। सेम गण हुआ तो स्वगण, देखिए मैंने श्लोक लिखा हुआ है, स्वगणे परमा प्रीति, स्वगण सेम गण हो तो परम प्रीति होती दोनों में आपस में। स्वगणे परमा प्रीतर मध्यमा देव मृत्यु, मर्त्य कहते हैं मनुष्यगण, और देव माने देवगण और मनुष्यगण को मिला दिया तो मध्यम टाइप की प्रीति होती है दोनों में, यानी दोनों में मिलन हो जाता है लेकिन मध्यम टाइप की होती है, तो परम प्रीति नहीं हो सकती, मेड फॉर ईच अदर नहीं हो सकते। मेड फॉर ईच अदर कब होते हैं, मनुष्यगण मिला दिया जाए, राक्षस मिला दिया जाए, देवगण मिला दिया जाए तो। लेकिन फिर कहते हैं मर्त्य राक्षस और मृत्यु, अगर मृत्युगण यानी मनुष्यगण को राक्षसगण के साथ मिला दिया जाए तो मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु किसी एक की, यानी मनुष्यगण को मार दिया जाएगा, राक्षसगण मार देगा या एक दूसरे को मार देगा, कोई एक दूसरे को मार देगा जरूर, दोनों आपस में कोई मिल नहीं सकते। इसलिए इनका नक्षत्र की जो गण है वो देखा जाता है, ठीक है ना। मर्त्य राक्षस और मृत्यु, और कलह देव राक्षस, अगर देव और राक्षस को मिला दिया जाए तो दोनों में कलह होती रहेगी, आपस में झगड़ा होता रहेगा, कभी लाइफ लॉन्ग मिलेंगे नहीं आपस में, क्योंकि उनके विचार ही अलग डिफरेंट होंगे। देव और राक्षसगण को ये देखा जाता है कि दोनों के जो नक्षत्र की क्वालिटी है वो देवगण में है, राक्षसगण में, मनुष्यगण में। राक्षसगण में मनुष्यगण के साथ कभी नहीं मिलाते, शादी नहीं करते, क्योंकि दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी आपस में, इतना झगड़ा कर लेते हैं आपस में, यानी एक दूसरे से नफरत करते हैं, बाद में स्टार्टिंग कर दी जाए कुछ भी, लेकिन बाद में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये हो गया गण की क्वालिटी। राशिकूट क्या होता है, अब देखिए ये जो राशिकूट है, सबसे पहली बात राशियों की जो पोजीशन है, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है उसकी एक जातक की दूसरे जातक की, दोनों के हाउसेज में किस राशि में बैठे हुए हैं, उस घर की जो पोजीशन है दूसरे के घर की पोजीशन से किस पोजीशन में, 2-7 में है, ये कहते हैं सॉरी 2-12 में है, 2-12, 6-8, 6-8 और 5-9, ये तीनों ही ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। 2-7 सॉरी 2-12 होगी, 2-12 मतलब चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है एक जातक का, और दूसरे का मान लो 12वीं राशि में बैठा, उससे 12वें घर में बैठा हुआ है, जैसे एक का कन्या राशि में बैठा हुआ है और दूसरे का तुला राशि में बैठा हुआ, तुला राशि, और एक तुला माने 7वीं नंबर और 6वीं राशि कन्या राशि, 6 और 7, इन दोनों को अगर काउंट करोगे तो 6, 7, 1, 2, तो दूसरी पोजीशन हो गई। 7वीं जो राशि है वो 2 नंबर की हो गई, दूसरी पोजीशन में आ गई, और 6वीं जो राशि है वो 12वें घर में हो गई, 2 से काउंट करोगे आगे पीछे जाकर, पीछे की राशि तो 12वां घर कहलाएगा, तो 2-12 की पोजीशन आ गई है, 2-12। तो ये 2-12 की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अब जैसे यहाँ पर इसमें भी कुछ कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है पेनुरी आ जाती है, पेन माने गरीबी, 2-12 की पोजीशन में गरीबी आती है, 6-8 की पोजीशन में एक दूसरे की किसी की मृत्यु हो जाती है, और 5 और 9 जो पोजीशन है, अगर दोनों की पोजीशन चंद्रमा की घर की पोजीशन, जैसे एक नेटिव का एक जातक की कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा हुआ है उससे अगर काउंट करोगे दूसरे की कुंडली में घर को, यानी उस राशि कह सकते हैं, उस राशि उससे काउंट करोगे दूसरी राशि को, तो उसकी पोजीशन कौन से घर में आती है, 6-8 की पोजीशन में, 5-9 की पोजीशन में, या 2-7 की, 2-12 की पोजीशन में। तो ये तीनों ही अच्छी नहीं मानी जाती, उसमें भी कुछ कंडीशन लगाई गई कि भाई ऐसा हुआ तो चल सकता है पोजीशन। जैसे इस केस में मान लीजिए 6 और 7 ले लेते हैं, 6वीं राशि में अगर दूल्हे का चंद्रमा 7वीं राशि में बैठा हुआ है, यानी तुला राशि में बैठा हुआ है, और लड़की का कन्या राशि में बैठा हुआ है, चलेगा, मतलब पेनुरी नहीं आती है, दोनों के विचार भले ही डिफरेंट हों तो भी पेनुरी यानी गरीबी नहीं आ सकती, लाइफ लॉन्ग काम चल जाता है। लेकिन उल्टा हो, लड़की का अगर 7वीं राशि में हो और लड़के का 6वीं राशि में हो, तो यहाँ पर 2-12 की पोजीशन में, यानी हस्बैंड की जो लड़का है, लड़के की दूल्हे की जो चंद्रमा है वो 12वीं राशि में बैठा हुआ है अपने से 12वीं, और लड़की का सेकंड घर में बैठा हुआ है, 2-12 की जो पोजीशन तो आ रही है, लेकिन यहाँ पेनुरी आ जाएगी, दोनों में गरीबी आ जाएगी, ठीक है ना, पूरी तरह गरीबी आ जाती है, इस तरह से ही अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन लड़के का अगर 7वीं राशि में, लड़की का 6वीं राशि में तो चलेगा। ये थोड़ी सी कंडीशन रखी गई है,
6-8 में भी रखा गया कि दोनों मित्र होते हैं चंद्रमा की जो जिस रात में बैठा हुआ है उस, हालांकि 6-8 की पोजीशन में दोनों एक दूसरे की मृत्यु नहीं होगी, अगर मैं किसी की डेथ मतलब नहीं होगी, अगर दोनों फ्रेंडली प्लान आ जाते हैं तो एक की राशि 6वीं राशि में, दूसरे की 8वीं में, मतलब 8वीं पोजीशन में है, तो 6-8 की जो पोजीशन आ रही है उसमें भी दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के फ्रेंड मतलब फ्रेंडली प्लैनेट हैं, तो एक दूसरे की मृत्यु नहीं हो सकती, इसमें कंडीशन रखे गए हैं, लेकिन फिर भी ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती, एक डेथ का वो डर रहता है। 5-9 पोजीशन होती है वो बच्चे के लिए, मानी बच्चे नहीं होते, चाइल्डलेस पैदा हो जाते हैं, मतलब उनकी बच्चा लाइफ लॉन्ग नहीं होगा, देर से होगा, कुछ कंडीशन आ जाती हैं, खराबी हुई बच्चे के अंदर, ऐसी कुछ पोजीशन आ जाती है, इसको देखा जाता है, तो चाइल्डलेसनेस आ जाती है। लेकिन 3-11 बहुत अच्छी पोजीशन मानते हैं, हमेशा के लिए बेनिफिक होती है। अगर 3 और 11 इस पोजीशन में दोनों के चंद्रमा हैं कि दोनों की राशियों में बैठे हुए हैं, उन राशियों से काउंट किया जाता है, 3-11 की पोजीशन अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। और 1-7 भी अच्छा माना जाता है, अगर दोनों फ्रेंड दोनों हालांकि अच्छी होती है 1-7 की, लेकिन फिर भी अगर एनिमिकल होंगे तो पोजीशन खराब होती है। हालांकि एनिमिकल फ्रेंड मतलब 1 और 7 की राशि के मोस्टली फ्रेंडली होते हैं, लेकिन एनिमिकल भी होते हैं, इसकी कंडीशन होती है, तो वहाँ पर वो खराब हो सकते हैं। अब ये हो गया आपका राशिकूट, तो राशिकूट में ये पोजीशन देखी जाती है, इसे भकूट भी बोलते हैं, राशिकूट है भकूट। लास्ट वाला तो योनि कूट है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सेम योनि होती तो 0-8 में से पॉइंट मिल जाते हैं। उसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि नक्षत्र सेम है लेकिन फिर भी क्वार्टर अलग है, क्वार्टर मतलब चरण अलग है। जैसे यहाँ पर नेहरू जी पहले चरण में पैदा हुए, गांधी जी चौथे चरण में पैदा हुए, तो 1 और 4 चरण हो गए, अलग अलग चरण हो गए, नक्षत्र सेम है, तो 8 में से 8 पॉइंट दे सकते हैं, नेगेटिव नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 36 पॉइंट है यहाँ पर, 36 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कंडीशन देखी जाती है। तो यहाँ पर नाड़ी कौन सी है, अंत्य नाड़ी, अश्लेषा नक्षत्र को अंत्य नाड़ी में रखा गया। कैसे बनी जाती है नाड़ी कैसे बनाई जाती है, देखिए अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी दोनों नक्षत्र एक साथ रखे गए तीसरे में, पहली आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी। तो स्टार्टिंग करिए अश्विनी भरणी कृत्तिका और रोहिणी, दोनों नक्षत्र रोहिणी और कृत्तिका कितना रखे गए ऐसे, फिर बीच में आगे रोहिणी, देन अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी, मृगशिरा बीच वाले में आगे मध्यमा एंड मृगशिरा, देन अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा, आर्द्रा पुनर्वसु, दोनों ही पहली नाड़ी में रहेंगे। मतलब एंड में जब तीसरे पे एंड करते हैं तो 2 नक्षत्र साथ साथ रख देते हैं, ठीक है ना। इसलिए अश्विनी भरणी कृत्तिका और के बाद में रोहिणी, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्व पवन उत्तर पवन चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद एंड रेवती, लास्ट में रेवती आ गई। इस तरह से 9 नक्षत्रों को तीनों नाड़ी में रखा गया, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, आदि मानी प्रारंभ वाली, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। लेकिन यहाँ पर अश्लेषा अंत्य नाड़ी में आता है, क्या आता है, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़, है ना, देन उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद पूर्व भाद्रपद रेवती, सॉरी इधर आ गया रेवती। तो यहाँ पर अश्लेषा जो था कितना आया, 9 नक्षत्र था, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, तीसरी नाड़ी यानी अंत्य नाड़ी होगी, तो अश्लेषा अंत्य नाड़ी में पहुंच गया। तो तीसरा जो नाड़ी अंत्य नाड़ी है, इनकी नाड़ी अंत्य होगी, लेकिन दोनों सेम नाड़ी, इसलिए 0-8 में से 0 पॉइंट दे जाते हैं। लेकिन फिर भी नाड़ी के लिए वो देखा जाता है, इफ एंड बट देखा जाता है कि अगर सपोज करो नक्षत्र सेम है, नाड़ी 0-8 में 0 पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर नक्षत्र समान होते हुए भी अगर दोनों के चरण अलग अलग हैं, पहला चरण में ये पैदा हो रहे हैं जैसे नेहरू जी और गांधी जी पैदा हो रहे हैं चौथे चरण में, तो इसलिए 8 में से 8 पॉइंट दे सकते हैं। इस तरह से कंडीशन देखी जाती है लड़कियों की, जब मैचिंग की जाती है तो लड़कों की, लेकिन ज़्यादा उसमें मोस्टली बहुत ही अच्छी क्लासिकल मैचिंग है, क्योंकि मून जो होता है चंद्रमा माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेंटली आप दोनों की लड़कों की नहीं मिलेगी तो शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, डाइवोर्स हो जाएगा, एक दूसरे को मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। जो बहुत से वो आती हैं रिपोर्ट्स आती हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में
फिर उसने उसको मार दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, डाइवोर्स हो गया। कईयों में डाइवोर्स ही होते रहते हैं आजकल। डाइवोर्सेशन क्या बढ़ गई है क्योंकि मैचिंग वगैरह नहीं होती है। वो मैचिंग को ना जो वैसे हैं जो लोग आजकल ज़्यादा लेफ्ट लिबरल्स वगैरह होते हैं, लेफ्ट लीनिंग पर्सन जो होते हैं, वो हमेशा इन चीज़ों को बेकार मानते हैं। लेकिन 100% कुछ चीज़ है, ऋषियों ने जो रखा गया, क्या बढ़िया क्लासिफिकेशन किया हुआ। अब जैसे मैंने बताया वर्ण व्यवस्था को कितना कमेंट करते हैं, अरे भाई ये वो है, आई मीन क्या है वर्ण, वो वर्ण व्यवस्था काफ़ी कमी निकालते रहते हैं। वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा वगैरह अलग होती है। वर्ण व्यवस्था एकदम कर्म के हिसाब से होती है ना, कर्म प्रधान विश्व चलाकर जो जैसा किया तो तस फल चाका तुलदादी कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा हुआ चौथे अध्याय में, है ना, चौथे अध्याय में कहा हुआ है। तो जो 4th चैप्टर है उसमें आई थिंक नक्षत्र नंबर 13 है, वो सॉरी श्लोक नंबर कौन सा 13 या 14 नंबर है, याद नहीं आ रहा, है ना। तो उसमें कहा गया कि वर्ण व्यवस्था जो होती है जन्म से ही वर्ण व्यवस्था पैदा हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने, मैं जानता हूँ क्योंकि व्यास जो ऋषि थे उन्होंने महाभारत को लिखा हुआ है। तो व्यास ऋषि फेमस जो 18 ऋषि हुए हैं, 18 ऋषियों का नाम क्या क्या होता है? शूद्र पितामह व्यासो वशिष्ठो अत्रि पारसर लोमसो पौलश्च च्यवनो यवनो भृगु कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनु रंगिरा देन लोमसो पौलश्च च्यवनो यवनो भृगु। देन 8वें जो हुआ है नक्षत्र, सॉरी वो ऋषि हैं, इससे 18 ऋषि गए। लास्ट में लास्ट वो हैं, क्या नाम उनका, च्यवनो यवनो भृगु, देन कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनु रंगिरा लोमसो पौलश्च च्यवनो यवनो भृगु। और लास्ट वाले जो वो हैं ऋषि, उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो, और ये इस तरह के 18 जो ऋषियों हैं जो अपने विचार दिए हुए हैं इसके अंदर, उनको हम मतलब उन्होंने उन ऋषियों ने विचार रखे हैं जो ज्योतिष को प्रोपोगेट करने के लिए, यानी जो ज्योतिष को चलाने वाले जो वैदिक ज्योतिष है, उनको इन 18 ऋषियों ने अपने विचारों से पूरा वो किया हुआ है, यानी आगे बढ़ाया है। प्रोपेगेटर्स थे, उनके प्रचारक थे, उन्होंने इसको जन्म दिया, है ना। तो इससे व्यास ऋषि का जो वो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर भी, ज्योतिष के अंदर भी। व्यास ऋषि, उनके पिता जो थे पारस ऋषि, दोनों ऋषियों का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। भृगु ऋषि बहुत ज़्यादा है, जो भृगु संहिता बहुत ही फेमस होती है। और भृगु संहिता जो लिखी गई है 12 मिनट के हिसाब से, 12 मिनट यानी डिग्री मिनट सेकंड, तो 12 मिनट का एक जातक 12 मिनट के अंदर ही पैदा होता है। उन 12 मिनट के अंदर तो उसके गुण वैसे ही होंगे जैसे उस भृगु संहिता में लिखे हुए। 100% ट्रू होती है वो, क्योंकि उसके जो ऋषियों, जो लोगों के पास में भृगु संहिता रखी है पुरानी वाली, भृगु ऋषि की लिखी हुई, उसके अंदर एकदम 100% ट्रू प्रोडक्शन जाता है। कई लोगों को उसमें विश्वास है, उनके पास है कि जो लोग ओरिजिनल जो कॉपी है उसकी भृगु संहिता की जिनके पास है, उसमें 100% ट्रू प्रोडक्शन जाता है। और उसमें से कैसे बनाएगी भृगु संहिता? 12 मिनट्स के 12 मिनट को लेकर 12 मिनट 12 पंजे 60, 5 हो गया। 1 डिग्री यानी एक जो वो है डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट में से 5 करके अगर 60 को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 30 डिग्री जो होती है, 30 डिग्री 30 डिग्री होगी, तो और 360 डिग्री होगी। 360 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से 180, आई थिंक 180 आता है, 5 के 15 180 आता है। तो 180 प्रकार की कैटेगरी में रखा गया है। इस तरह से ऋषियों, भृगु ऋषि ने अपनी जो भृगु संहिता लिखी गई है, ये 12 मिनट के अंदर, विद इन 12 मिनट्स, डिग्री मिनट सेकंड। तो डिग्री में से जो 360 डिग्री है टोटल, उसमें अगर हम मिनट निकालें, 5 से फिर डिवाइड कर दें, तो 60 से मल्टीप्लाई करो उसको, फिर 5 से डिवाइड कर दो उसको, सॉरी 12 से, 12 पे 60 आ जाता है। तो 5 से फिर मल्टीप्लाई करोगे किसमें? 360 में। तो 360 × 5, तो इतने कैटेगरी में रखा गया, उतने हिसाब से ऋषि ने वो लिखे हुए प्रोडक्शन 100% ट्रू जाते हैं। अब आते हैं, तो ये इस तरह से ये जो मैचिंग होती है, मोस्टली तो मैचिंग ब्राइड ग्रूम और ब्राइड यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों की जाती है। लड़के की शादी करने से पहले मैचिंग होती है। मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है, 100% सही है। अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब 100% ट्रू दिया हुआ है, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अगर वो सब सही है, ठीक है ना, तो ओके। तो ये मैं बता रहा था, इस तरह से ये 8 गुण
कि जो टोटल काउंटिंग की जाती है 1 से लेकर 8 तक ऐड करोगे 36 होते हैं। 36 में कितने पॉइंट मिलते हैं आपको? तो इसमें से भी मैचिंग क्या होती है, लड़की लड़कों के गुण अगर 12 से कम है 12 से तो अच्छा नहीं हो जाता, वो मैचिंग नहीं की जाती, वो मैचिंग अच्छी नहीं होती है। 12 पॉइंट में से 12 से कम है, 0 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर 24 तक है तो मध्यम कैटेगरी की का वो हो सकती है, मतलब कहना चाहिए सुख खुशी हो सकती है, मध्यम प्रकार की खुशी या हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन अगर 24 डिग्री से 36 डिग्री के बीच में गुण मिलते हैं, जैसे यहाँ पर तो 28 मिनट है, लेकिन नक्षत्र यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो शादी तो नहीं करने जाते, लेकिन दोनों एक साथ लीडर थे, एक साथ रहते थे, मैचिंग अच्छी है, दोनों एक साथ, अगर मैचिंग दोनों एक साथ रहे थे। नेहरू जी जब गांधी जी से मिलने गए थे, गांधी जब वहाँ से इंग्लैंड से लौट के आए नेहरू जी, तो सबसे पहले गांधी जी के आश्रम में गए, वहाँ जाके मिले, और उनमें रहते थे आश्रम में उनके साथ में, है ना, क्योंकि उसमें गांधी जी के आश्रम में जाना लोगों को अच्छा लगता था, और उसमें क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे। अब ऐसा नहीं, गांधी जी में देखिए इफ एंड बट्स हर किसी की हर जातक में होती हैं। गांधी जी के अंदर अच्छाइयाँ क्या थी? सत्याग्रह उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। सत्याग्रह से क्या होता है कि आप अपनी बात को मनवाते हैं सत्याग्रह करके, यानी आप हिंसक नहीं हैं, हिंसा न करके, मारपीट न करके, जलाना वो सब करना आजकल जैसे करते हैं काफ़ी लोग, एक दूसरे की प्रॉपर्टी जला देते हैं, वही नुकसान हुआ ना, उससे किसी का भी नुकसान हो सकता है। तो बजाय वैसे करके सत्याग्रह करिए, आप हंगरी हो सकते हैं, भूख हड़ताल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जिसे कहते हैं सत्याग्रह, सत्य के लिए आप आग्रह करिए, यानी कोशिश करिए। और कोशिश कैसे होनी चाहिए? अहिंसक होनी चाहिए, हिंसा पूर्ण नहीं होनी चाहिए, अहिंसक। इसकी उन्होंने अच्छी शिक्षा दी गांधी जी ने, इसलिए गांधी जी को इस बात के लिए अहिंसा के पुजारी थे वो, यानी सत्याग्रह जो करते थे वो अच्छा था उनका, क्योंकि बिना हिंसा किए हुए, बिना लोगों को मारपीट किए हुए आप बैठ जाए धरने पर, और धरना दे करके आप अपनी बात को मनवा सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट होगा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट यही है भाई, लोग कमी निकालते हैं गांधी जी में कि उन्होंने भाई ये सब जो किया था, ब्रह्मचर्य का पालन करने की जरूरत क्या थी। और संत हैं अगर आप, तो संत में लंगूटी का पट्टा, और जैसे कहते हैं लंगूट का पक्का होना चाहिए संत को, है ना। तो वो नेकेड होकर के, अपने नेकेड सोएंगे किसी के साथ में, तो मन में तो मानसिक आप कैसे भी, कितना भी बड़े महान संत हैं, तो भी मन में तो कुछ विचलता आएगी। इसलिए ये जो बात है, इसमें लोग काफ़ी कमियाँ निकालते हैं उनकी। वो कमी जो है वो क्यों है, वो हमने पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करके बताया कि भाई गांधी जी के कुंडली में क्या क्या था, है ना, क्या क्या उनकी कुंडली में योग है। इस केस में जैसे बताया ना, बहुस्त्री योग भी है, और यहाँ पर और पत्नी का शुभ शतकलत्र योग भी है। पत्नी उनकी बहुत अच्छी होंगी, जो लीगल वाइफ है वो अच्छी होंगी। लेकिन बहुस्त्री योग क्यों है? क्योंकि जो 7th लॉर्ड है मंगल, वो साथ में शुक्र की बैठा हुआ है लग्न, और दोनों अगर लग्न लॉर्ड और 7वां लॉर्ड जो स्पाउस का होता है, पत्नी या पति का होता है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो बहुत स्त्री योग होता है। काफ़ी स्त्रियां होती हैं लोगों की, यानी लड़की का हुआ तो बहुत से पति होंगे, यानी कई बार कई लोगों के साथ में उससे रिलेशन हो सकते हैं, और लड़के का हुआ तो कई लड़कियों के साथ उससे रिलेशन हो सकते हैं। इस तरह से ये सब चीज़ें बहुत स्त्री योग है गांधी जी की।